हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्नातक। तो आज हम बीए प्रोग्राम से स्किल एनहांसमेंट कोर्स से रिफ्लेक्टिव लर्निंग का जो कि सेमेस्टर फोर्थ के लिए होने वाला है यूनिट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 1 को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, स्टडी स्किल जिसका नाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हमारे पास इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट्स है। ठीक है, यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द रोल ऑफ अ क्रिटिकल रीडर। अगर कोई भी बंदा जो क्रिटिकल रीडर है मान लीजिए, तो उसका रोल क्या है, वो क्या कर सकता है, उसका दिमाग किसी नॉर्मल पर्सन के दिमाग से या सोचने के तरीके से कैसे अलग है। तो देखिए जो भी क्रिटिकल रीडर होगा वो क्या करेगा, व्हाट द टेक्स्ट सेज। आफ्टर critically reading a piece you should be able to take notes and paraphrase the essential idea in your own words। जो भी क्रिटिकल रीडर होगा, अगर या फिर आप एक क्रिटिकल रीडर है, तो आपने जो भी पढ़ा है, जो भी चीज आपके सामने कोई भी पीस रखा है, अगर आप उसको पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप उसको दोबारा से एज अ समरी लिख सकते हैं, उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, वो भी अपने खुद के वर्ड्स में समझा सकते हैं। तो ये एक तरह से क्रिटिकल रीडर की एबिलिटी हो गई। दूसरा ये होता है कि जो भी टेक्स्ट है डिस्क्राइब कर रहा है, वो आपको इतने अच्छे से समझ में आ गया है आपको कि वो आप किसी और को भी समझा सकते हैं, वो भी खुद के एग्जाम्पल्स देकर समझा सकते हैं। ये एक क्रिटिकल रीडर का एबिलिटी होती है। इसी के साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, दिस मीन्स दैट यू शुड बी एबल टू कंप्लीटली एनालाइज द टेक्स्ट एज अ होल। जो भी पूरा टेक्स्ट है उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं, आप उसको अपने वर्ड में पैराफ्रेज कर सकते हैं, दूसरों को अपने अपने खुद के एग्जाम्पल्स देकर समझा सकते हैं, ओन एनालाइज कर सकते हैं। आप उस पूरे वर्ड्स को, पूरे टेक्स्ट को आप एनालाइज करके खुद कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक क्रिटिकल रीडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द नोट टेकिंग स्किल। जब आप अगर मान लीजिए नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते वक्त कौन कौन से स्किल्स हैं जो होने चाहिए। टेकिंग नोट्स एट अप्रोप्रिएट टाइम। अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप स्कूल में है या कॉलेज में है और आप नोट्स बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सही टाइम पे नोट्स बनाएं। ऐसा ना हो कि कल एग्जाम है और आज आप नोट्स बनाने बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो नोट्स को टाइम पे बनाना, नोट्स को डिफाइन करना अपने खुद के एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि वो आपको समझ में आए, आपके नोट्स आपको ही समझ में आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, और टेकिंग नोट्स ऑन असाइनमेंट एंड टेस्ट, जो भी टेस्ट है, असाइनमेंट है, उनमें से भी नोट्स लीजिए। बट ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा असाइनमेंट ही उठा लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो आप लीजिए। ठीक है, मेकिंग पैराफ्रेज नोट्स यूजिंग एब्रिविएशन एंड सिंबल्स। ऐसा ना हो कि बुक में तो लिखा ही है इतना बड़ा बड़ा और आप उस वर्ड को भी इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप जब नोट्स बनाए तो यूज करें एब्रिविएशन का, जैसे डॉक्टर पूरा ना लिख के आप डीआर लिखिए। ठीक है सर, ठीक है, तो ये सारी चीजें का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एब्रिविएशन का यूज करिए ताकि आपके नोट्स जो है वो स्मॉल हो सके और आपको समझ में भी आए। राइटिंग रीडेबल नोट्स, मेंटेनिंग अलर्टनेस एट द एंड। ऐसा ना हो कि नोट्स में आप पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं, बस पेज भरे जा रहे हैं। ऐसा ना हो, रीडेबल नोट्स बनाइए, मेंटेन करिए, उसमें अलर्टनेस के साथ अपने नोट्स को बनाइए। ठीक है, उसमें डेट जरूर डालिए, लेबलिंग करिए, डेट डालिए। ठीक है, और रिवाइज करिए नोट्स को। अगर आप क्लास के दौरान नोट्स बना रहे हैं तो क्लास के बाद उसको रिवाइज करिए। ऐसा ना हो बना के और वो नोट्स कहीं अलमीरा में कोने में पड़ा हुआ है, उसको रिवाइज करिए। और पीरियोडिकली रिव्यू नोट्स, जो भी नोट्स है उसको पीरियोडिकली 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते में 2 बार उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज इट टेक टू बी अ क्रिटिकल रीडर। अगर आपको क्रिटिकल रीडर बनना है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए। प्रिपेयर टू बिकम पार्ट ऑफ द राइटर्स ऑडियंस। जो जिसने भी लिखा है, अगर आप उसके ऑडियंस बनने की कोशिश करेंगे तो वो चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी अच्छे से, कि जो ऑथर है, राइटर है, वो कहना क्या चाह रहा है। एज अ ऑडियंस आप ज्यादा समझ पाएंगे। प्रिपेयर टू रीड विद एन ओपन माइंड। ऐसा ना हो कि बस पढ़े जा रहे हैं, उसको ओपन माइंड से पढ़िए। उसमें सारी चीजों का कंक्लूजन देखिए, क्या है, कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, इसका एस्पेक्ट क्या है, उसका एस्पेक्ट क्या है, उसके सारे तरीके को देखिए। ठीक है, कंसिडर द टाइटल, रीड स्लोली। जो भी टाइटल है उसको स्लोली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। ठीक है, और फिर यूज डिक्शनरी एंड अदर रेलिवेंट मटेरियल्स। कई बार ये होता है किसी चीज को पढ़ते वक्त हमें समझ नहीं आता,
तो ऐसा ना उसको समझिए मत और आगे बढ़ जाइए। उसका लिए डिक्शनरी यूज़ करिए, उसके लिए रिलेवेंट रेफरेंसेस को देखिए थोड़ा-सा। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, पढ़ा आपने उसके बारे में इंटरनेट पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए, ठीक है? उसको समझिए, ठीक है? और फिर उसके बाद डिक्शनरी वर्ड्स का यूज़ करिए, जिससे क्या होगा आपकी नॉलेज और बढ़ेगी और क्रिटिकली एनालाइज़ करने लगेंगे आप, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके नोट्स बनाइए और उस नोट्स को रिवाइज़ भी करिए। तो ये सारी चीज़ें क्रिटिकल रीडर के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा SQR3 व्हाट डज़ इट स्टैंड फॉर? जो हमारा SQR3 है वो किस लिए है? क्या मतलब है इसका? तो इसका बेसिकली एक फुल है कि फुल फॉर्म है कि सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल, रिव्यू। ये एक तरह की टेक्नीक है। किसी भी चीज़ के बारे में आप सर्वे कर लीजिए मतलब पूरी जानकारी ले लीजिए। फिर उस पे क्वेश्चन उठाइए कि ऐसा क्यों हुआ? और फिर उसको पढ़िए। ठीक है? और फिर उसको रिकॉल करिए। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को इससे रिलेट करके फिर उसको यहाँ पे रिकॉल करिए, दोबारा याद करिए, ठीक है? कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ठीक है? रिकॉल किया फिर उसको रिव्यू करिए, दोबारा देखिए उसको कि अच्छा-अच्छा ऐसे-ऐसे चीज़ें तो ठीक है, ये हमारा एसक्यूआर 3 है, ठीक है? एसक्यू और आर 3 एसक्यू और आर हमारा यहाँ पे 3 है, इस वजह से इसको एसक्यूआर 3 कहते हैं, ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट इज द केडब्ल्यूएल रीडिंग स्ट्रेटजी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है एग्जाम में आपको कोई एज अ मतलब दूसरे तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इनकी फुल फॉर्म वगैरह पूछ लिया, कोई पैराग्राफ दे दिया उसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोल दिया, ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है? सो केडब्ल्यूएल बेसिकली यहाँ पे जो के वर्ड है उसका मतलब ये यहाँ पे नो के लिए स्टार्ट है जानना। द लेटर डब्ल्यू स्टैंड फॉर वांट टू नो जानने की इच्छा रखना। द लेटर एल स्टैंड फॉर लर्न मतलब कोई चीज सीख ली है, लर्न हो गई है, ठीक है? तो ये बेसिकली है यहाँ पे KWL का मतलब। नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट आर द निमोनिक्स स्ट्रैटेजीज? निमोनिक्स स्ट्रैटेजीज की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसी तरीके होते हैं स्टडी के या पढ़ने के, किसी चीज को समझने के, एनालाइज करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि होता है ना कई बारी हम फ्लो चार्ट बना के पढ़ते हैं। कई बारी क्या होता है ना किसी चीज को हम लिखने की बजाय कोई हम इमेज बना देते हैं। पेड़ पेड़ बना दिया ट्री लिखने की बजाय तो हमें ज्यादा याद रहेगा। ठीक है? और कई बार क्या होता है फ्लो चार्ट का यूज करते हैं हम करते हैं ना ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया ठीक है फ्लो चार्ट बनाने के बाद और कई बार डायग्राम्स बना दिए डायग्राम्स बनाकर याद कर लिए कई बार क्या होता है ना कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि अगर हम वीडियो प्रीवियस वाले में देखें जैसे KWL से हम इसको याद कर सकते हैं नो नो आई वांट टू नो एंड लर्न ठीक है तो कई बार होता है ना कुछ चीज़ों को हम उनके फर्स्ट वर्ड से याद करने की कोशिश करते हैं, खासकर साइंस में हम करते थे ना, जब वो हमारा पूरा चार्ट हमें याद करना होता था, तो हम क्या करते थे, कुछ ऐसी टेक्निक्स बना लेते थे उनके फर्स्ट वर्ड को लेकर, है ना? और हमारी टेक्निक बन जाती थी जिससे क्या होता है हमारी वो पूरी लिस्ट हमें याद हो जाती थी, है ना? और और क्या टेक्निक्स होती है हमारी कि किसी चीज़ को हम सीधा ना पढ़कर गाने के फॉर्म में याद कर लेते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा याद हो जाती है, उसको रिकॉल करने में ईज़ी होता है, ठीक है? तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं इसी को हम बेसिकली निमोनिक्स कहते हैं ओके आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा तो फर्स्ट जो हमारा है कीवर्ड निमोनिक्स आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि किसी चीज को उसके कीवर्ड से समझना कि कोई बहुत बड़ी चीज है उसका उसमें एक कोई कीवर्ड है मतलब वो पूरा पैराग्राफ है ठीक है और वो पैराग्राफ आपको पढ़े सारे आपको समझ में नहीं आ रहा पर उसमें कोई एक ऐसा कीवर्ड आ जाता है जिससे आपको ना आगे पीछे की 2-3 लाइनें पूरी अच्छे से समझ में आ गई तो ये एक तरह से कीवर्ड निमोनिक्स हो गया पेज वर्ड राइम निमोनिक्स इसमें क्या होता है कि जो भी सेंटेंस है उसके जो वर्ड्स हैं उनके वर्ड्स को ऐसा फर्स्ट वर्ड ले लेकर उसका पेज वर्ड बना लेना और उसके एक तरह से राइम बना लेना और उस राइम को याद कर लेना ऐसा बहुत करते हैं हम आपको याद भी होगा तो ये हमारा पेज वर्ड राइम निमोनिक्स टेक्स्ट है ठीक है एक्रोनी निमोनिक्स और एक्रोस्टिक लेटर सेंटेंस निमोनिक्स ये क्या होता है कि